चलिए, तो अब आप देख लीजिए, ये डायग्राम आपकी नोट्स में मिलेगा, वही डायग्राम है जो अभी मैंने बनाया था। ठीक है, बस इसमें कुछ कुछ चीज अधूरी है, उसको मैं यहाँ पे पूरा कर देता हूँ। जैसे देखो, मैंने बोला कि एंडोथीलियल सेल ये चारों तरफ से होता है। एंडोथीलियल सेल एक तरफ से नहीं होता है। एक मिनट को, ये एंडोथीलियल सेल चारों तरफ से होता है, ये एंडोथीलियल सेल। ठीक है, देन एक अधूरा चीज क्या है कि हेपेटिक कॉर्ड जो मैंने बोला है, केवल इसको नहीं, केवल ये नहीं, ये पूरा एक साथ हेपेटिक कॉर्ड कहलाता है। ठीक है, तो ये पूरा एक साथ हेपेटिक कॉर्ड है, पूरा हेपेटिक कॉर्ड है। सॉरी, ये हाँ हेपेटिक कॉर्ड। और उसके अंदर का स्पेस क्या है, ये स्पेस बाइल कैनेलिकुला है, वो तो लिखा होगा, ये इधर लिखा है। ठीक है, नाउ इसमें आप इस डायग्राम में वो बातें ऐड कर लेना, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल। तो मैं बस यहाँ पे कर देता हूँ, आप देख लेना अपने हिसाब से। ये है डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ व्हाट, बाइल जूस, एंड दिस डायरेक्शन इज व्हाट, ये डायरेक्शन है सेंट्री फ्यूगल। ठीक है, और ये कहाँ जाएगा, तो ये जाएगा ब्रांच ऑफ हिपेटिक डक्ट में। तो ये हेपेटिक डक्ट इधर पहुंचा दो। ठीक है, लो ये पहुंचा दिया मैंने। ठीक है, वहां पे पोर्टल ट्रायड के पास ऐसा कोई स्पेसिफिक अरेंजमेंट नहीं होता है, वो मैंने वहां पे दिखा रखा है। ठीक है, तो ये डायरेक्शन किसका हो गया, बाइल जूस का, लिख देता हूं मैं बाइल जूस। ठीक है, नाउ अब उसका भी डायरेक्शन क्लियर कर लो, किसका, उसका डीऑक्सीजन ब्लड का। तो ये मान लो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। ठीक है, पहुंच गया यहाँ पे, और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी आ रहा है। कहाँ पहुंचेगा फाइनली, सेंट्रल वेन पे, बीच में डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा वो। ठीक है, तो इस ये है क्या आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ये क्या है आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डायरेक्शन आपको दिख रहा होगा, सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल वो आपको लिख लेना, अपने हिसाब से लिख लेना, डायरेक्शन आपको दिख रहा होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है जल्दी से, स्क्रीनशॉट लो, ले लिया। चलो अब आप एक एक करके देख लो सारी मैटर। ये क्या है, ग्लिसंस कैप्सूल, ये पूरा ग्लिसंस कैप्सूल क्या है, ये शीथ ऑफ फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू व्हिच कवर्स ईच हेपेटिक लोब्यूल्स, हर हेपेटिक लोब्यूल को घेरा होता है। इवन ये ग्लिसंस कैप्सूल पूरे लीवर के बाहर भी था, वही अंदर की तरफ घुसा है। ठीक है, इसमें एक एक इंडिविजुअल कॉर्ड में एक एक इंडिविजुअल क्या है, हिपेटोसाइट, जो कि रेडियल अरेंजमेंट होता है उसका, रो में एकदम लाइन में लगा हुआ है, रेडियली रेडियस पर। ठीक है, टू फॉर्म हेपेटिक कॉर्ड, कॉर्ड बनाया रस्सा टाइप का जो अंदर से खोखला है, याद रहे। ठीक है, कॉर्ड को सुन के कंफ्यूज नहीं होना है, अंदर का स्पेस बाइल कैनेलिकुलाए है, बाहर से पूरा भरा हुआ है। ये बनाता है और सक्रीट करता है बाइल जूस, और ये बाइल जूस को कहाँ डालता है, पॉड का मतलब डालना, छोड़ना, रिलीज करना। बाइल जूस को कहाँ डालता है, बाइल कैनेलिकुलाए में। बाइल कैनेलिकुलाए क्या है, स्पेस बिटवीन टू हेपेटिक कॉर्ड। देखो ये जो बातें यहाँ लिखी है ना, ये गलत है। क्या, ये जो टू वर्ड मैंने यहाँ पे लिखा है, टेक्निकली ये चीजें गलत है। ठीक है, स्पेस इनसाइड हेपेटिक कॉर्ड, ये टू क्या होता है, ये सिंगल एक हेपेटिक कॉर्ड है, तो ऐसे लिखो स्पेस इनसाइड, स्पेस इनसाइड हेपेटिक कॉर्ड, स्क्रीनशॉट लो, सही कर लेना नोट्स में, स्पेस इनसाइड हेपेटिक कॉर्ड। ठीक है, इसी में बाइल जूस रहता है, और ये हेपेटिक कॉर्ड ओपन कहाँ होता है, ब्रांच ऑफ हेपेटिक डक्ट। जैसे देखो ये ओपन होगा यहाँ ब्रांच ऑफ हेपेटिक डक्ट पे, इस पे मान लो। ठीक है, ऐसे। ठीक है, ले लिए स्क्रीनशॉट। नाउ ये देखो, इसके बारे में मैंने क्या बोला, ये सब क्या है, ये सब है कफर सेल्स, जो कि उसके साथ अटैच्ड होते हैं, जैसे ये एस के साथ अटैच्ड है ऐसे। ठीक है, तो ये क्या है, कफर सेल्स, मैक्रोफेजेस है। और ये क्या है, एंडोथीलियल सेल। ठीक है, ये पूरा क्या है, हेपेटिक सोनेसॉइड्स। हेपेटिक सोनेसॉइड चारों ओर से लाइंड होती है एंडोथीलियल सेल से, एंड ऑल हेपेटिक सोनेसॉइड्स ओपन इनटू सेंट्रल वेन। मैंने कहा ना, इसमें भी जो ब्लड आएगा, ये सब भी कहाँ खुलेगा फाइनली, सेंट्रल वेन पे, ऐसे ऐसे अंदर की तरफ। ठीक है, और वो सारा गंदा ब्लड वहां चल जाएगा। और हेपेटिक साइनसॉइड्स में फिक्स्ड मैक्रोफेजेज होते हैं, जिसका नाम है कफर सेल्स, जैसे यहाँ पे मैंने बोला ना, इसके ऐसे अटैच्ड है। हेपेटिक साइनसॉइड में है ना, एंडोथेलियल सेल से अटैच्ड है। ठीक है, नाउ ये क्या है, सेंट्रल वेन, जो ब्रांच ऑफ हेपेटिक वेन है, इंटरलोब्युलर। ठीक है, और ये ब्रांच ऑफ हेपेटिक वेन, सारे जितने भी लोब्यूल्स हैं हेपेटिक लोब्यूल, सबके कंबाइन होकर फाइनली हेपेटिक वेन बनाएगा, जो बाहर से निकले, बाहर निकलेगा लीवर के, और इंफीरियर वेना कावा में घुसेगा डीऑक्सिन ब्लड लेके। अब आ जाओ ट्रायड पे, तो ये ट्रायड है, एक तो हेपेटिक आर्टरी का ब्रांच हो गया, एक हेपेटिक पोर्टल वेन का ब्रांच हो गया, और एक हेपेटिक डक्ट का ब्रांच हो गया, जिसको आप इंटरलोब्युलर, ये तीनों पार्ट इंटरलोब्युलर है। ठीक है, और ये बातें मैंने यहाँ लिख दिया है नीचे में, यहाँ देख लो, लिख दिया है मैंने, किसमें कौन कौन इंटर और कौन कौन इंट्रा।
हेपेटिक आर्टरी, हेपेटिक आर्टरी, हेपेटिक पोर्टल वेन और हेपेटिक डक्ट का ब्रांच सब क्या है, इंटरलोब्युलर इंटरलोब्युलर इंटरलोब्युलर, यानी कि वो मेनी हेपेटिक लोब्यूल्स का पार्ट होगा, सिंगल का नहीं होगा, एक से अधिक का होगा। सेंट्रल वेन एक सिंगल का होगा, इसलिए इसको बोला इंट्रा, पार्ट ऑफ सिंगल हेपेटिक लोब्यूल। अब बोलो यहां तक किसी को कंफ्यूजन हो तो बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ लीवर समाप्त होता है, फंक्शन तो 2 मिनट में समाप्त कर दूंगा। बोलो यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? अभिषेक, नो सर। राजेश्वरी, नो सर। रिभा, नो सर। और याद कीजिए जिस दिन मैंने एंडोक्राइन चैप्टर पढ़ाया था, मैंने आपको कहा था किडनी, लीवर ये भी ग्लैंड हैं। एंडोक्राइन पार्ट भी है इसमें, एक्सोक्राइन पार्ट भी है, इसलिए प्योर एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं, लेकिन ये भी एंडोक्राइन ग्लैंड है। और मैंने कहा था कि किडनी हम पढ़ेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम में और लीवर हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम में। किडनी आप पढ़ चुके हैं, एक्सक्रीटरी समाप्त हो चुका है, लीवर आप पढ़ रहे हैं, स्ट्रक्चर समाप्त हो चुका है। आइए अब चलते हैं फंक्शन पे, चले चलिए। और किडनी से बनने वाले हार्मोन का नाम और उसका जिक्र हम ले चुके हैं। अब बात करेंगे लीवर का क्या क्या काम है, दुनिया भर का काम है लीवर का, ठीक है। आइए बात करते हैं कि लीवर का काम क्या है, फंक्शन। और इन सारे फंक्शन को टेक्निकली समझना है, रटना कुछ भी नहीं है, ठीक है। समझने वाला पार्ट है, इसलिए मैं बिना लिखे एक एक करके हर फंक्शन को एक्सप्लेन कर रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। चलिए, पहला फंक्शन आप पढ़ चुके हैं और वह फंक्शन है कि ये बाइल सॉल्ट बनाता है। पढ़ चुके नहीं डाइजेशन। और आपको पता होगा जब मैंने बाइल जूस पढ़ाया था उसमें बोला था कि इसमें बाइल सॉल्ट होता है, उसमें 2 पार्ट होता है। वो बाइल सॉल्ट एक इनऑर्गेनिक होता है और एक ऑर्गेनिक होता है। इनऑर्गेनिक सॉल्ट के नाम पे NaCl, ये देखो NaCl, NaSCO3, Na2CO3, ये सब क्या है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट है। ओके, नाउ ऑर्गेनिक सॉल्ट के नाम पे क्या है, सोडियम ग्लाइकोलेट, सोडियम टॉर्कोलेट, ये सब क्या है, ऑर्गेनिक सॉल्ट है। ये इनऑर्गेनिक, ये ऑर्गेनिक, दोनों मिलके क्या बना, बाइल सॉल्ट। लेकिन दोनों का काम अलग अलग है डाइजेशन। ये जो सोडियम NaCl या NaCO3 Na2CO3 जो इनऑर्गेनिक बाइल सॉल्ट है, ये फूड को अल्कलाइन करता है। आपको पता है जब बाइल जूस जाके डिओडोनम में मिलेगा तो पूरे डिओडोनम का माहौल है, पता है, पूरे डिओडोनम का माहौल एकदम हाई, मीडियम माहौल एकदम पूरा हाईली अल्कलाइन होता है, क्योंकि पेनक्रियास से भी अल्कलाइन जूस ही आता है और इधर बाइल से भी अल्कलाइन जूस ही आता है। ओके, तो ये इट न्यूट्रलाइजेस एसिडिक मीडियम ऑफ फूड एंड मेक्स द फूड अल्कलाइन। तो ये तो किसका काम हुआ, इनऑर्गेनिक का। तो इनऑर्गेनिक बेसिक सॉल्ट है, इसलिए क्या करता है, पूरे मीडियम को अल्कलाइन कर देता है, फूड को भी अल्कलाइन कर देता है और उसको एसिडिक से न्यूट्रलाइज करता है, ठीक है। नो, ऑर्गेनिक सॉल्ट का क्या काम है, ये भी आप याद कीजिए। मैंने बोला था वहां पे जब डाइजेशन पढ़ा रहा था मैं, तो मैं बोला था बाइल जूस फैट का इमल्सिफिकेशन करता है, और फैट के इमल्सिफिकेशन का मतलब मैंने वहां पे डिटेल में समझा दिया है। तो वो बाइल जूस का पूरा ऑल कंपोनेंट नहीं करता है, वो केवल ऑर्गेनिक बाइल सॉल्ट ही करता है, जो सोडियम ग्लाइकोलेट और सोडियम टॉर्कोलेट है, मिलली, ठीक है। दूसरा, ये फैट सॉल्युबल विटामिन के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। पढ़ चुके हैं आप काइलोमाइक्रोन और मिसल्स का फॉर्मेशन। तो उसमें जो बाइल जूस पूरा नहीं काम आता, बाइल सॉल्ट पूरा काम नहीं आता, ऑर्गेनिक सॉल्ट काम आता है, लाइक सोडियम ग्लाइकोलेट एंड सोडियम टॉर्कोलेट। तो ओवरऑल अब बाइल सॉल्ट का काम क्या बोलते हो, ये फूड को न्यूट्रलाइज भी करता है और ये फैट का इमल्सिफिकेशन भी करता है और ये फैट सॉल्युबल विटामिन का एब्जॉर्प्शन भी करता है। यहां एब्जॉर्प्शन लिखना भूल गया हूं मैं, एब्जॉर्प्शन भी करता है। तो तीनों काम है, लेकिन इसमें से 2 काम, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन, ये काम तो ऑर्गेनिक वाले का है और ये काम इनऑर्गेनिक वाले का है। बोलो बात क्लियर है। तो ये तो आप पहले भी पढ़ चुके थे। नाउ नेक्स्ट फंक्शन इसका जो है बड़ा सिंपल है, आपको मैं एंडोक्राइन में भी बताया था, दुनिया भर का काम होता है लीवर के अंदर। एक एक करके वर्ड को समझिएगा ध्यान से। पहला काम देखो, लीवर के अंदर ही कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म चलता है। आप जब हायर क्लासेस में बायोकेमिस्ट्री पढ़ोगे ना, तो पूरा डिटेल में आप पढ़ोगे बायोकेमिस्ट्री, लीवर के अंदर कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिक रिएक्शन बहुत ज्यादा चलता है। सारे काम तो वहीं पे होता है लीवर में, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड। जिसमें पहला काम है ग्लाइकोजेनेसिस, मतलब ग्लाइकोजन के बनने के प्रोसेस। अब आपको पता है कि ग्लाइकोजन किससे बनता है, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज आ गया सेल के अंदर, उसको लीवर के अंदर भेज, बॉडी में एक्स्ट्रा ग्लूकोज है, ब्लड से लीवर के पास भेजो, हेपेटोसाइट उस एक्स्ट्रा ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देगा ग्लाइकोजन में, खेला समाप्त। ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस ग्लाइकोजन के बनने की प्रोसेस, ये कहाँ होता है, हेपेटोसाइट में होता है।
वहां पे ग्लाइकोजन स्टोर्ड है एकदम, ग्लूकोज सारा एक्स्ट्रा ग्लूकोज ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर्ड है। कल को इमरजेंसी पड़ी, ग्लूकोज की एक्स्ट्रा डिमांड है बॉडी, मतलब कि एक्स्ट्रा जरूरत पड़ रही है, बॉडी को चाहिए ज्यादा ग्लूकोज तोड़ना है, तो ग्लूकोज ग्लाइकोजन का फॉर्म में स्टोर्ड है लीवर में, तो उस ग्लाइकोजन जो स्टोर्ड ग्लाइकोजन है, स्टोर्ड ग्लाइकोजन का लाइसिस कर दो, ग्लाइकोजेनोलाइसिस। तो स्टोर्ड ग्लाइकोजन को क्या कर दो, तोड़ दो। तो ये दोनों प्रोसेस तो एक दूसरे के क्या हो गया, रिवर्स हो गया, और ये दोनों काम लीवर के सेल में चलता है मेनली। ठीक है। नाउ नेक्स्ट है ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूको मतलब ग्लूकोज, नियो मतलब नया तरीका, जन मतलब जनरेट होना, सिस मतलब प्रोसेस। ये भी मैंने आपको एंडोक्राइन में बताया था। देखो ग्लूकोज के कार्बोहाइड्रेट सोर्स से ग्लूकोज के बनने की प्रोसेस को नया बात नहीं है, बनता ही है ग्लूकोज, बट नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से ग्लूकोज बनाना ये कोई नया बात है। और नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स क्या, अमीनो एसिड और फैटी एसिड, इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है ग्लूकोज में, और ये काम होता है लीवर सेल के अंदर। आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे डिटेल में, इसका पूरा मैकेनिज्म होता है। ठीक है, कैसे होता है वो आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, लेकिन प्रोसेस क्या कहलाता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस, यानी कि ग्लूकोज के नए तरीके से बनने की प्रोसेस। और नया तरीका मतलब क्या, नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से बनने की प्रोसेस। एक होता है ग्लाइकोनियोजेनेसिस। सुनना, ग्लाइकोजन कैसे बनता है, ग्लूकोज से, ये तो आम बात है, लेकिन लीवर में लैक्टिक एसिड से भी ग्लूकोज ग्लाइकोजन बन जाता है। कितना तगड़ा काम, ऐसा होता है लीवर में। और ये भी मैकेनिज्म आप हायर क्लासेस में डिटेल में पढ़ने वाले। ठीक है, ग्लाइकोनियो मतलब ग्लाइकोजन के नए तरीके बनाने। ग्लाइकोजन जनरली ग्लूकोज से बनता है, मगर ग्लाइकोजन नए तरीके से मतलब लैक्टिक एसिड से बनता है। ये चारों कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का पार्ट है, कहां जहां पर किसी का बनना और किसी का टूटना हो रहा है। फर्स्ट और सेकंड एक दूसरे के रिवर्स है, ग्लाइकोजेनेसिस ग्लाइकोजेनोलाइसिस, आप समझ जाएंगे वहां हो क्या रहा है। और दूसरा तीसरा कुछ नया बात है, एक नया बात ग्लूकोज के बनने से रिलेटेड है, और एक नया बात ग्लाइकोजन के नए बनने से रिलेटेड है। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस एंड ग्लाइकोनियोजेनेसिस। ठीक है, तो ये चारों कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। बताइए सेकंड फंक्शन तक किसी को कोई दिक्कत है, किसी को? अतीक है नहीं, अभिषेक, नो सर। रिभा, नो सर। राश्री। नो सर। चलिए अब आइए, अब तो आसान आसान फंक्शन है, ये सब तो आसान आसान है, आपको डायरेक्ट याद हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया था कि टॉक्सिक चीजों को नॉन टॉक्सिक में कन्वर्ट करना हेपेटोसाइट का काम है, बताया था अभी। हेपेटोसाइट का ब्लड आता है ना, वो डीऑक्सिडेंट ब्लड इंटेस्टाइन का, उधर गॉल ब्लैडर का, पैनक्रियाज का, सबका आता है ना। तो उसमें अगर कोई टॉक्सिक मटेरियल है तो उसको वो डिटॉक्सिफाई कर देगा। क्या होता है ना, लीवर के सेल के पास जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसके पास खास प्रकार के कुछ पिगमेंट्स होते हैं, पिगमेंट अपरेटस होते हैं, हायर क्लास में आप पढ़ोगे, पूरा प्रोसेस होता है डिटॉक्सिफिकेशन का। वो जैसे कि कोई मान लो कि जहर खा लिया एक लिमिट में, गलती से पॉइजनस फूड खा लिया, टॉक्सिक है, तो उसको एक लिमिट में डिटॉक्सिफाई करने की एबिलिटी रखता है लीवर से। ठीक है, और इसको बोलते हैं डिटॉक्सिफिकेशन बाय द बाय लीवर से, हिपेटोसाइट। तो उसका पूरा मैकेनिज्म है, आप हर क्लास में पढ़ोगे, आप डायरेक्ट याद रखो, लीवर डिटॉक्सिफाई करता है टॉक्सिक मटेरियल को। ठीक है, कुछ ड्रग्स वगैरह को भी डिटॉक्सिफाई कर देता है अगर लिमिटेड अमाउंट में लियो। ठीक है, नाउ अल्कोहल को भी ये क्या करता है, डिटॉक्सिफाई करता है, बट एक लिमिट में। लेकिन एक बात बता देता हूँ, जो पर्सन ज्यादा दारू पीता है ना, लीवर उसको ज्यादा डिटॉक्सिफाई करेगा अल्कोहल को, और अल्कोहल के डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस के दौरान फैट का फॉर्मेशन होता है, और लीवर में फैट जमते जाएगा, फिर लीवर का स्पेस खत्म हो जाएगा, लीवर में फैट भर जाएगा, उसको बोलते हैं फैटी लीवर सिंड्रोम। धीरे धीरे होता है, और फिर उसका लीवर डैमेज हो जाएगा। बोलते हैं ना दारू पीने से लीवर खराब होगा, लीवर खराब क्या होगा, उसमें फैट जाके जमने लगेगा, और फिर लीवर डिसफंक्शन हो जाएगा। तो अल्कोहल को डिटॉक्सिफाई करता है, ये सच बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप बाल्टी भर के दारू पिए। बाल्टी भर के दारू पीजिएगा तो फैट जमा होने लगेगा लीवर में, और डिजीज हो जाएगा फैटी लीवर सिंड्रोम। ठीक है, नेक्स्ट, इट इज अ साइट फॉर यूरिया फॉर्मेशन। यूरिया बनता है कैसे, सुनना, एक साइकिल चलता है जो आपकी सिलेबस में नहीं है अब। ठीक है, ऑर्निथी साइकिल पहले आपके सिलेबस में हुआ करता था, आपको बस एक पॉइंट याद रखना है, एक मॉलिक्यूल CO2, एक मॉलिक्यूल अमोनिया, एक मॉलिक्यूल एस्पार्टिक एसिड, 3 ATP का यूज करता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम आर्जिनेज, यूरिया बना देता है एक मॉलिक्यूल। इतना बस याद रख लो, स्क्रीनशॉट लो तो ये ऐड कर लेना, मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल CO2, एक मॉलिक्यूल अमोनिया, एक मॉलिक्यूल एस्पार्टिक एसिड, 3 ATP को यूज करके आर्जिनेज एंजाइम के प्रेजेंस में एक यूरिया बनाता है। तो मुझे बताओ, यूरिया बनाने का काम कहाँ हुआ, लीवर में,
और यूरिया बन रहा है तो अमोनिया और CO2 खत्म हो रहा है, तो क्या आप इसको डी अमोनिफिकेशन कह सकते हैं या डी एमिनेशन, क्योंकि अमोनिया खत्म हो रहा है और यूरिया बन रहा है। तो देखो मैंने क्या लिखा है, इट इज अ साइट फॉर यूरिया फॉर्मेशन एंड साइट फॉर डी एमिनेशन। अमोनिया खत्म हो रहा है ब्लड में, क्यों? क्योंकि अमोनिया ज्यादा टॉक्सिक है, अमोनिया ज्यादा टॉक्सिक है इसीलिए, और इसको रिलीज होने के लिए वाटर भी ज्यादा चाहिए था, इसलिए लीवर ने अमोनिया को कन्वर्ट कर दिया यूरिया में। और ये पूरा जो साइक्लिक प्रोसेस होता है जो आपकी सिलेबस में नहीं है, ठीक है, इसलिए मैंने मेन पार्ट यहाँ पे बता दिया। उस साइकिल को कहते हैं ऑर्निथिन साइकिल। क्वेश्चन आएगा ऑर्निथिन साइकिल से तो इतना ही आएगा कि ऑर्निथिन साइकिल में यूरिया बनाने में कितना एटीपी, एक यूरिया बनाने में 3 एटीपी, एक यूरिया बनाने में एक अमोनिया, एक CO2, एक एस्पार्टिक एसिड। एंजाइम कौन सा था? ये आर्जिनेज। इससे ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है, भूल जाओ क्या होता है ऑर्निथिन साइकिल, इतना याद रखना कि लीवर में होता है। चलो नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट बड़ा सिंपल है, क्या है कि लीवर के अंदर बाइल जूस बनता है, पढ़ चुके हैं आप। लीवर के अंदर यूरिया बनता है, पढ़ चुके हैं आप। प्लाज्मा प्रोटीन, मैं आपको जब ब्लड पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा प्लाज्मा प्रोटीन में कई सारे प्रोटीन होते हैं जो लीवर बनाता है। ओके, यॉक, हेलो कुछ याद आ रहा है? यॉक बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ाया था, मैंने कहा था लीवर में बनता है। ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स, सारे ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं 13 फैक्टर होते हैं, कुछ फैक्टर्स लीवर के अंदर बनते हैं। ब्लड एंटीकोगुलेंट हिपैरिन लीवर में बनते हैं। तो ये सारे आपको याद रखने हैं, बाइल जूस, यूरिया, प्लाज्मा प्रोटीन, सारे नहीं, मेजॉरिटी, सारे नहीं। यॉक, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स, सारे नहीं, कुछ कुछ, और ब्लड एंटीकोगुलेंट हिपैरिन, ये सब कहाँ बनता है? ये बनता है लीवर के, ठीक है। नेक्स्ट, ये कुछ अमाउंट में लिपिड को स्टोर करता है, मैंने कहा ना कुछ अमाउंट में। अब जो ज्यादा दारू पिएगा तो ज्यादा अमाउंट में लिपिड का स्टोर होगा, फैट का ज्यादा अमाउंट स्टोर होगा, तो लीवर खराब हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा, ये कुछ विटामिन को भी स्टोर करता है, जो फैट सॉल्युबल विटामिन है ADE के, और विटामिन B12 को भी स्टोर करता है, ध्यान रखना। विटामिन ADE के जो फैट सॉल्युबल विटामिन उसको तो स्टोर करता ही करता है, और विटामिन B12 को भी स्टोर करता है। इसके साथ साथ ये कुछ मिनरल्स को भी स्टोर करता है, जैसे आयरन, कॉपर, जिंक, मोलिब्डेनम, कोबाल्ट, इन सबको स्टोर करता है। मतलब ये स्टोरेज ऑर्गन की तरह भी एक्ट कर रहा है। सब एक्सक्लूसिवली याद रखना है और कुछ नहीं है, ठीक है। एंड लास्ट, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, लीवर हीमोपोएटिक ऑर्गन की तरह एक्ट करता है। सुनना क्या होता है? एक प्रोसेस होता है हीमोपोएसिस, हीमो मतलब ब्लड और पोएसिस मतलब प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन। ब्लड के सेल के बनने की प्रोसेस कहलाती है हीमोपोएसिस। ब्लड में 3 प्रकार के सेल होते हैं, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। जब कोई भी पर्सन एम्ब्रियोनिक लाइफ में रहता है तब RBC और WBC का प्रोडक्शन लीवर में होता है। एडल्ट होने के बाद नहीं, एडल्ट होने के बाद तो बोन मेरो में होता है, सारे ब्लड सेल का फॉर्मेशन बोन मेरो में होता है। बट जब पर्सन एम्ब्रियोनिक लाइफ में था तो उसके RBC और WBC का प्रोडक्शन लिवर में हुआ, यानी कि ब्लड सेल का फॉर्मेशन हुआ लिवर में। इसका मतलब वो हीमोपोएटिक ऑर्गन था, कब? जब हम लोग एम्ब्रियो थे तब। तो हीमोपोएटिक ऑर्गन वो ऑर्गन होता है जहां हीमोपोएसिस चलता है। हीमोपोएसिस मतलब ब्लड सेल का बनना, और यहाँ पे ब्लड सेल कौन बन रहा है? RBC और WBC, नॉट प्लेटलेट्स, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक लाइफ, अभी नहीं, एडल्ट में नहीं। एडल्ट में हीमोपोएटिक ऑर्गन कौन है? रेड बोन मेरो, ठीक है ना। ब्लड को प्यूरिफाई करता है पैथोजन वगैरह को, कचरा वगैरह को खा के, और वो कौन करता है? लीवर का कफर सेल। These are the 10 फंक्शन, इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ लीवर, बहुत सारे फंक्शन है। अब ये क्या है? ये मैंने बोर्ड पे लिखा था शॉर्ट में और पढ़ाया था, उसका फोटो है, लेकिन क्लास में जो बच्चों को मैंने लैंग्वेज में लिखाया था वो इधर है, तो वो भी आप देख लो, वो आप पढ़ लेना खुद से। इसमें पूरा लैंग्वेज है, हो सकता है उधर कोई चीज लैंग्वेज मिसिंग हो, तो इधर पूरा है, ठीक है। तो फाइनली आज आपका, अच्छा ये पॉइंट नीचे में ये कोई क्वेश्चन से उठाया हुआ है, ये आप देख लेना। एक दिन में एक एडल्ट को इतना एनर्जी चाहिए खाने से सर्वाइव करने के लिए, जस्ट स्पेशल पॉइंट मान लो, ठीक है। फाइनली आज जाके आपका डाइजेस्टिव सिस्टम समाप्त होता है। लीवर बचा हुआ था, मैंने पूरा लीवर पढ़ा दिया है। चलो भाई, अब बताओ किसी को कोई डाउट है लीवर के फंक्शन में? रिभा, नो सर। अभिषेक, नो सर। राश्री, No, sir. तो यहाँ जाके आपका डाइजेस्टिव सिस्टम समाप्त होता है। अब समझिएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम में मैंने एक चार्ट दिया है, हालांकि वो चार्ट गलती से एक्सक्रीटिव सिस्टम के PDF में अटैच हो गया है, मैंने कल देखा था, ठीक है। तो वो चार्ट बेसिकली मैं खोल के दिखा देता हूँ, रहिए आप लोग, मैं खोल के लाता हूँ, रुक जाओ 1 मिनट, मैं खोल के दिखा देता हूँ, क्योंकि आप समझ नहीं पाओगे कि उस चार्ट में क्या है। बेसिकली वो चार्ट विटामिन्स का है, ओके। और वो चार्ट आपको डायरेक्टली लर्न करना है कि कौन से विटामिन का क्या रोल है, ठीक है, और उस विटामिन के कमी से क्या हो जाता है,
ये एक्सक्रेटरी सिस्टम के पीडीएफ में लास्ट में, अब जिसने भी पीडीएफ बनाया उसने वहां पे बना दिया गलती से, कोई बात नहीं, तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ठीक है। आइए, तो ये चार्ट आपको क्या करना है, एक्सक्लूसिवली एक बार बस रीड कर लेना, हालांकि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट एक बार देख लेना यार, ठीक है। ये देखो, ये आपको मैंने कल पढ़ाया था डिसऑर्डर, याद है, भूल गए, ये सब कल मैंने आपको कराया था कंप्लीट। तो अब जब आप इसके ही लास्ट में जाओगे, इसी पीडीएफ में लास्ट में, तो आपको कुछ मिलेगा, ये देखो मिला, मैं इसी की बात कर रहा था। ये देखो यूरिया साइकिल, इसी में मैं कह रहा था, ये देखो अमोनिया, एक मिनट रुक जाओ, मेरे को इसमें कुछ गड़बड़ लग रहा है। मैंने वहां पे क्या बोला, एक अमोनिया, एक CO2 और एक एस्पार्टिक एसिड मिलके 3 ATP के को यूज करके आर्जिनेज के प्रेजेंस में बनाता है क्या, यूरिया। अच्छा, हाँ, तो मैंने ओवरऑल स्टेप बताया ना, यूरिया तक का बताया, ठीक है। तो मैं यही बोलूंगा कि आप इस साइकिल को मत याद रखना, ठीक है। मैंने जो वहां लिखवाया है डायरेक्ट आप उसको याद रखना, क्योंकि साइकिल आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है, हटाओ। हाँ, तो मैं इसकी बात कर रहा था कि ये टेबल आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में ही याद करना है। तो क्या इस टेबल में, देख लीजिए, मैं बता देता हूँ। इस टेबल में कुछ विटामिन का नाम है, विटामिन विटामिन का नाम है यहाँ पे। उस विटामिन को कॉमनली हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे विटामिन B1 को थायामीन कहते हैं, कॉमनली क्या कहते हैं। वो विटामिन कहाँ से मिलता है खाने में, जैसे विटामिन B1 को थायामीन कहते हैं, व्हीट में मिल जाएगा, ग्राम में मिल जाएगा, पीनट्स में, ईस्ट में, फंगस को खाने से, और बीन में मिल जाएगा। उसके हमारे बॉडी में उसकी जितनी मात्रा चाहिए, अगर उससे कम है तो उसके कमी से कौन सा डिजीज होता है, बेरी बेरी, या फिर और भी जो भी है। कमी होने के बाद क्या क्या सिम्टम्स दिखता है वो सब, और उस प्रोटीन का, सॉरी, उस विटामिन का एक्चुअली हमारे बॉडी में काम क्या है, ये तो ये एक्सक्लूसिवली याद करने वाली बात है। हाँ, इसमें कुछ विटामिन काफी इंपॉर्टेंट है जिसका फंक्शन मैं खुद एक्सप्लेन करता हूं क्लास में, जैसे विटामिन B12 ढूंढो तो कहीं होगा, ये देखो विटामिन B12, ये देखो है यहाँ पे, क्या ये मैंने आपको बताया, यस और नो, बताया था। तो ऐसे और भी ह्यूमन फिजियोलॉजी के और भी कई सारे चैप्टर्स में जो विटामिन काफी इंपॉर्टेंट है वो आ जाएंगे, लेकिन आप ये पूरा चार्ट लर्न करोगे तो करोगे। तो ये तो क्या क्या विटामिन का चार्ट, ओके। नाउ मैं आपको कुछ मिनरल्स का काम बताता हूं, जैसे कैल्शियम, क्लोरीन, ये सब ह्यूमन बॉडी में इसका क्या काम है और इसके कमी से क्या होता है। तो आप लोगों को ये चार्ट एक बार लर्न करना है, इसमें मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता, ठीक है। ये आपको लर्न करना है, इसलिए मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया है, ठीक है। तो आप इसको बैठ के एक बार तसल्ली से पढ़ लेना, यहां जाके आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीटली समाप्त होता है। अब एनसीईआरटी में जो भी लाइन बचा है, जो भी डाउट बचे थे आपके आपके जो भी डाउट बचे हैं ना, उसको आप एक बार फिर से आज रीड करना, मैं कल ले लूंगा डाउट, ठीक है। और मैं आपके लिए टेस्ट का डेट एक दिन इनहांस कर देता हूं, क्योंकि कल अगर मैं डाउट लूंगा तो कल टेस्ट लेना संभव नहीं है, ठीक है। तो मैंने लीवर को अच्छे से खत्म किया क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेन था, ठीक है। तो कल मैं डाउट ले लूंगा और परसों टेस्ट ले लूंगा, चलेगा मामला, ठीक है। तो आप क्या करो, आज बैठ के, क्योंकि उस टेस्ट में इस टेबल से भी क्वेश्चन आएगा, मिनरल वाला टेबल भी और विटामिन वाला टेबल भी। आप इसको अभी से लेके कल तक 3-4 बार रीड कर लो, अंडरलाइन कर करके, तो आपको उसको याद हो जाएगा, कुछ ओवरव्यू तो याद हो ही जाएगा। ऐसे घर में जाके मम्मी को बोलो, मम्मी विटामिन के से क्या होता है पता है, मम्मी को जाके बोलो कि मम्मी गोभी में कौन सा विटामिन होता है, ऐसे ही गाजर में कौन सा, ऐसे रैंडमली किसी को भी मैसेज कर दो फलाना विटामिन का सोर्स फलाना है, ऐसा याद हो जाता है, ठीक है। तो एक्सक्लूसिवली याद करने वाला टॉपिक है, इसलिए मैंने उसको एक्सप्लेन यहाँ पे नहीं किया, एक्सप्लेनेशन है नहीं उसमें, ठीक है, याद करना है, ठीक है। तो इसलिए मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, फाइनली जाके आपका खत्म हुआ। अब आपने जो भी डाउट भेजा है डाइजेस्टिव में, एक बार उसको फिर से डाउट वाले क्वेश्चन को फिर से लगाओ। कारण क्या है, उसमें कुछ क्वेश्चन विटामिन के हैं, कुछ क्वेश्चन मिनरल्स के हैं, और कुछ लीवर के भी थे, वो बन जाएंगे। तो मैं चाहूंगा जो डाउट आपने मुझे भेजा है डाइजेस्टिव का, एक बार बचे हुए जो डाउट है आपके, मतलब जो डाउट है उसको फिर से लगाना, लेकिन तब जब आज के पूरे लेक्चर को रिवाइज कर लेना, तब लीवर का और विटामिन का चार्ट, मिनरल का चार्ट तब लगाना, आपके डाउट सॉल्व हो जाएंगे। फिर जो डाउट होंगे तब आप मुझे बचे हुए डाउट भेजना। एक्सक्रेटरी के ये काम मत करना, एक्सक्रेटरी के तो मैंने पढ़ाया, जितना डाउट लगे होंगे आपने भेज दिया डाइजेस्टिव में। देन ये डाउट भेजने का काम कल आप कब तक कर लोगे, कल मैं इवनिंग में क्लास,
मैं आपको क्लास शेड्यूल बता दूंगा, लेकिन आप डाउट मेरे को 12 बजे तक भेज देना। ओके, मैं बता दूंगा डाउट, ठीक है। और फिर मिलते हैं टेस्ट के बाद, यानी कि कल डाउट ले लेंगे फिर टेस्ट के बाद, ठीक है।